अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ केस बाय केस। आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग हमने रखने की कोशिश की है। यकीनन आप में से काफ़ी सारे लोगों ने लोन्स बैंक से लिए होंगे, जिनमें पर्सनल लोन आ जाते हैं, क्रेडिट कार्ड लोन्स आ जाते हैं, गाड़ी फाइनेंस कराई होगी आप में से किसी ने, घर के लिए लोन लिया होगा। और इंसिडेंट्स पाकिस्तान में और बकाया ममालिक में भी अनफॉर्चुनेटली ऐसे भी होते हैं कि लोग लोन बैंक से मुख्तलिफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेके वापस नहीं करते। डिलिंक्वेंसीज आती हैं लोन की रीपेमेंट्स में। जब डिलिंक्वेंसीज आती हैं तो बैंक किन चैनल्स को अडॉप्ट करके, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस किन चैनल को अडॉप्ट करके अपना लोन प्रिंसिपल अमाउंट और मार्कअप रिकवर करने की कोशिश करते हैं, इस टॉपिक के ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। एक ऐसे हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं जो कि बैंक्स में, मुख्तलिफ बैंक्स में काम कर चुके हैं, लोन रिकवरी डिपार्टमेंट्स में। हमारे साथ मौजूद हैं साकिब पराचा। थैंक यू साकिब फॉर जॉइनिंग अस टुडे। हमारे स्टूडियो में आने का बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी वलीद। साकिब, थोड़ा सा आप हमें बताएंगे कि आपने ये जो जॉब है बैंक में, रिकवरीज डिपार्टमेंट आपने ज्वाइन किया, किस तरह आप इस फील्ड में आए? मैं इस फील्ड में आप कह रहे हैं कि एक्सीडेंटली आ गया था। मैं एक अपना बिज़नेस चला रहा था और अनफॉर्चुनेटली मैंने वहाँ पे एक कह रहे हैं कि नुकसान फेस किया और उसके बाद फिर और कोई ऑप्शन नहीं थी मेरे पास फौरी तौर पे ना रोज़गार के लिए। ऐसे हुआ कि मेरे एक दोस्त थे, वो बैंक में, एक रिनाउंड बैंक है, उसमें जॉब करते थे। तो मैंने उनसे डिस्कस किया कि भाई मैंने फौरी तौर पे कोई जॉब शुरू करनी है। वैसे तो मेरा बैंक की तरफ या जॉब किसी की तरफ भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब उनसे डिस्कस किया तो उन्होंने कहा यार कि मेरे पास बैंक की जॉब्स हैं। फिर उन्होंने मुझे ऑप्शन दी कि यार आप इंडोर जॉब करना चाहते हैं या आउटडोर जॉब करना चाहते हैं। तो मेरा एक उनसे वैसे ही क्वेश्चन था कि यार पैसे किस में बनेंगे। तो उन्होंने कहा यार कि आउटडोर जॉब जो है वो बेस्ट है अगर आपने पैसे कमाने हैं। अगर आपने आउटडोर ना, से मुराद मतलब फील्ड वर्क फील्ड वर्क है, ज़्यादा, फील्ड वर्क, फील्ड वर्क, सेल्स या आप कह लें रिकवरीज, रिकवरी, इनमें आपको ज़्यादा बाहर दफ्तर से बाहर निकलना पड़ता है। ऐसे ही है। अच्छा। क्योंकि वो कमीशन बेस्ड जॉब होती हैं तो उसमें वो ये है कि आप जितनी मेहनत करेंगे उतने आपको पैसे मिलेंगे। तो मैंने फिर उनको ये कहा कि यार मैं वैसे भी डेस्क जॉब वाला बंदा नहीं हूँ, 9 to 5 मैं बैठ के नहीं कर सकता, तो आउटडोर जॉब मेरे लिए बेस्ट रहेगी। फिर उसमें दो ऑप्शंस थे, एक सेल्स थी और एक रिकवरी थी। तो सेल्स का अलावा मैं खुद बंदा नहीं था, तो हर क्योंकि बंदे का सेल्स अपना एक डिफरेंट स्किल है कि मैं सेल्स कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता, मैं ये काम ज़्यादा बेहतर नहीं कर सकता हूँ। एग्जैक्टली नहीं, सेल्स में कर सकता था, लेकिन सेल का जो पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट है ना, बड़ा क्योंकि कस्टमर यहाँ पे इतना वो नहीं है, अवेयर नहीं है, या कस्टमर जो है वो बड़ा आपको और तरीके से देखता है। तो इसलिए मैंने सेल्स को छोड़ के रिकवरी के ऊपर से एक अपर हैंड की तरफ आने की कोशिश की और फिर मैंने रिकवरी में ही आ गया, मैं रिकवरी को मैंने ज्वाइन कर लिया। और कितना अर्सा आपने इस रिकवरी, लोन रिकवरीज के डिपार्टमेंट्स में मैंने आपने काम किया? ऑलमोस्ट 5 साल जो है रिकवरी की है बैंक सी। अच्छा, 5 साल आप ये काम, यानी आप काफ़ी इन डेप्थ 5 साल ये काम करते रहे हैं। तो कह मुझे सकते हैं। मुझे थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। व्यूअर्स के लिए थोड़ा सा ये बताएं कि लोन्स किस तरह के, किस तरह के आप मतलब डिफ़ॉल्ट्स तो हर तरह के लोन में होते होंगे, किस तरह के लोन्स होते हैं, किस तरह के कस्टमर्स होते हैं, और फिर थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड थोड़ा मैं सा देंगे। आपको कैटेगराइज कर देता हूँ। पहले तो जो लोन की टाइप्स हैं वो दो तरह की है। एक अनसिक्योर्ड लोन होता है, एक सिक्योर्ड लोन होता है। अब अनसिक्योर्ड में आपका आ जाता है क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, रेडी लाइन, और कुछ बैंक्स में उसको रेडी कैश भी बोला जाता है। और अनसिक्योर्ड में जो है, सॉरी, सिक्योर्ड में आपका हाउस फाइनेंस और कार फाइनेंस आ जाता है। ठीक हो सो गया, ठीक है, ठीक हो गया। मॉर्गेज और कार फाइनेंस आ जाता है। अनसिक्योर्ड लोन पाकिस्तान में मेरे ख्याल में आप मैक्सिमम 2 मिलियन 2 मिलियन तक पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट लाइन आप टू ले मिलियन सकते तक हैं, 2 मिलियन 2 मिलियन तक। तो आप सिक्योर्ड लोन्स को ज़्यादा उनकी वो डिफ़ॉल्ट्स आप मैनेज करते थे, मैंने अनसिक्योर्ड? बेसिकली अनसिक्योर्ड के ऊपर ही काम किया है थ्रू आउट। यानी अगर कोई कस्टमर है, उसने क्रेडिट कार्ड का बिल पे नहीं किया, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल पर्सनल लोन लोन, मैंने जो है वो ज़्यादा की है। अच्छा, वो उनकी रिकवरीज उनकी के रिकवरी ऊपर की आपने है। काम किया है। जी जी। क्या बैंक्स की क्या स्ट्रैटेजीज होती हैं? क्या मतलब कोई, अगर कोई एक प्राइवेट इंडिविजुअल अगर किसी को पैसे दे और उसको वो पैसे वापस ना मिले तो वो तो घबरा जाता है कि यार मेरे पैसे चले गए। ऑब्वियसली बैंक्स डोंट ऑपरेट लाइक दैट, देर बिगर इंस्टीट्यूशंस।
वो लेकिन ऑब्वियसली पैसे तो कोई नहीं छोड़ता। बैंक पैसा कभी भी नहीं छोड़ता। ये मैं आपके प्लेटफॉर्म से लोगों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे बेसिकली पाकिस्तान में ना लोगों का बिहेवियर ये है कि यार मैंने लोन लिया, अगर वो किसी अपने दोस्त को कहेगा यार कि मैंने बैंक से लोन लिया, तो उसका दोस्त उसको या उसके घर वाले कहेंगे यार आपने बैंक से लोन लिया, वो कहेगा यार देख लेंगे, ठीक है बैंकों को किसने दिए। ये हमारा आम फैम भी है, आप देख लें कि हमारे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं गवर्नमेंट में भी रह चुके हैं, या मतलब आम फैम यही उनके बारे में है कि यार इन्होंने बैंकों से कर्जे माफ़ करवा लिए, और हर जो कस्टमर है वो भी यही सोच रखता है कि यार काफ़ी मेरा सियासतदान भी मशहूर हैं कर्जे आ, माफ़ कराने के कह मामले में। सकते हैं कह हाँ। सकते हैं। मतलब उनके बारे में स्टोरीज बनी हुई है, और हर जो आप कह रहे हैं कि एक इंडिविजुअल है वो कहता है यार आम फैम है लोगों का कि वो देख लेंगे बैंक्स को। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ कि ये गलत है, ये गलत कॉन्सेप्ट है। बैंक बैंक आपको को कभी भी नहीं आप नहीं छोड़ेगा, देखेंगे, बैंक आपको देख लेगा। बैंक आपको देख लेगा, ऐसे ही है। तो क्या बैंक्स किस तरह से क्या चैनल्स अडॉप्ट करते हैं? मतलब एक केस स्टडी ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने क्रेडिट कार्ड लिया, अगर मैंने उस पर 5 लाख रुपए की शॉपिंग कर ली या खर्चा कर लिया, जी अब मैं पेमेंट नहीं कर रहा, पाकिस्तान में ही हूँ, मैं पेमेंट नहीं कर रहा अपना बिल, ठीक है। क्या किस तरह स्टार्ट होगा पहिया, साइकिल किस तरह स्टार्ट होगा? बैंक क्या पहले करेगा, क्या बाद में करेगा? सबसे पहले तो आपके डिपार्टमेंट तक बात कब पहुंची? थोड़ा सा इसके बारे में। सबसे पहले तो बैंक के अंदर भी ना दो डिपार्टमेंट्स होते हैं। एक को बोलते हैं कलेक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है, जहाँ पे सॉफ्ट कॉल्स होती हैं, और एक होता है रिकवरी डिपार्टमेंट। अब जब आपने क्रेडिट कार्ड लिया बैंक से, ठीक है, आपके पास 52 डेज़ का टाइम पीरियड है, उसमें आपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट वापस करनी है। लेकिन अगर आप फेल हो गया, आप पेमेंट नहीं कर सके किसी भी वजह से, या इंटेंशनली आपने पेमेंट नहीं की, ना खुद चाह के भी आपने पेमेंट नहीं की है, तो पहले आपका डेलिकेंट होगा क्रेडिट कार्ड कलेक्शन डिपार्टमेंट के पास जाएगा। 30 डेज़ वाली जो एक टीम वहाँ पे बैठी होती है, जिसको फ्रंट एंड टीम बोला जाता है, मैं बैंकिंग लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ। फ्रंट एंड टीम वाली जो है वो आपको सॉफ्ट कॉल करेंगे, ठीक है, एज़ पर स्टेट रिमाइंडर दे बैंक देंगे। रिमाइंडर देंगे, थ्रू एसएमएस भी आपको बैंक की जो ऑफिशियल नंबर है उससे मैसेज भी आ जाएगा, आपको घर पे आपका बिल भी आ जाएगा। रिमाइंडर यानी कि आना शुरू हो जाएंगे, सॉफ्ट रिमाइंडर्स आपको आना शुरू हो जाएंगे आफ्टर 52 डेज़। 52 डेज जो हैं वो आप कब से ये टाइम शुरू होता है? ये 52 डेज आफ्टर बाद? 52 डेज़ आपकी ड्यू डेट होती है। मतलब आज अगर अच्छा। आपने पेमेंट अपनी यूज़ कर ली है, 52 डेज़ के बाद आपने बैंक को पैसे वापस करने हैं, ठीक है, ठीक हो आपकी गया। 52 डेज़ के बाद आपकी ड्यू डेट है। ठीक। लेकिन आपने 52 डेज़ के बाद पेमेंट नहीं की, ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं की, ठीक। ठीक है, देन आपका डेलिक्वेंट हो जाएगा अकाउंट कलेक्शन डिपार्टमेंट में, ठीक है, आपका क्रेडिट कार्ड जो है वो डेलिक्वेंट हो जाएगा कलेक्शन डिपार्टमेंट में। फ्रंट एंड टीम आपको सॉफ्ट कॉल्स करनी शुरू कर देगी, बैंक का जो स्टाफ है, मोस्टली वो बैंक में जो फ्रंट एंड में काम करती हैं वो लेडीज़ करती हैं, वो सॉफ्ट रिमाइंडर के लिए होती हैं। मेरा क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो जाएगा? नहीं, क्रेडिट कार्ड आपका ब्लॉक नहीं होगा। उस ड्यू डेट के बाद 90 डेज़ तक आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक नहीं होगा। अच्छा, लेकिन मैं ट्रांजैक्शंस कर सकता हूँ? आप ट्रांजैक्शन, मोस्टली लोगों ने क्रेडिट कार्ड पूरा का पूरा ही यूज़ किया होता है, अच्छा, पूरे का पूरा ही यूज़ किया होता है। पूरी लाइन जो उनको एक्सटेंड हुई होती है वो हाँ, पूरी जो उन्होंने उनको एग्जॉस्ट लिमिट की होती है। बेसिकली मिली हुई थी, जैसे आपने 5 लाख का जिक्र किया था, 5 लाख मोस्टली लोगों ने यूज़ किया होता है। जिसकी नीयत होती है डिफ़ॉल्ट करने की, वो फिर पूरा हाँ हाँ, यहाँ पे मतलब आप कह लें कि ना क्रेडिट कार्ड एक कह लें कि सॉफ्ट पॉइजन के तौर पे, और ये बेसिकली गोरे ने बनाया भी इसी तरह था कि आपको अगर 5 लाख की लिमिट दे दी गई है, ठीक है, तो आपको एक वैसी जेन में है कि यार 5 लाख रुपए जेब में पड़ा हुआ है, ठीक है, आप उसको हाँ, यूज़ करेंगे। आप कोई उसको अगर टेंशन नहीं वैसे होगी। आप अपनी ग्रॉसरी करते थे 10,000 रुपये की, तो क्रेडिट कार्ड जेब में पड़ा है, आप वैसे ही एक आम इंसान की ये फितरत है, वो कहेगा यार देखा जाएगा, बाद में देखा जाएगा, वो 10 की जगह 20,000 रुपये की ग्रॉसरी कर लेगा। वो पेट्रोल उसने अगर डलवाना था 20,000 रुपये का, तो वो 40,000 रुपये का डलवाएगा। हम अक्सर डिस्कशन कर रहे होते हैं। एक दफ़ा मैं अपने एक कॉलीग के साथ एक मॉल में गया, यूएस की बात है। अच्छा, वहाँ पे ना उन्होंने मॉल में शॉप्स को प्लेस भी किया होता है बड़ा अच्छे तरीके से, कि एस्केलेटर से शुरू होगा और फिर पूरा घूम के आपको अगर एग्जिट होना है फ्लोर से, तो पूरा फ्लोर देख के फिर आप शॉप्स पे आपकी नज़र पड़ेगी, विंडो शॉपिंग करेंगे, बड़ी आपको खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें नज़र आएंगी। ऐसे अच्छा, ही है। फिर उसके बाद आपको दिल करेगा ऑब्वियसली कोई ना कोई चीज़ लेने का, आपकी जेब में पैसे नहीं हैं, तो क्रेडिट कार्ड इतना क्रेडिट आम है कार्ड, वहाँ पे, आपकी जेब में होगा कि यार चलो क्रेडिट कार्ड तो है ना, क्रेडिट कार्ड यूज़ कर लेंगे। अच्छा, वहाँ से आपकी बेसिकली
पूरी गेमेक्स पूरी स्ट्रेटजीज हैं स्ट्रेटजीज है कि वहाँ पे। आप कस्टमर को देखें ल्योर करने के लिए और क्रेडिट कार्ड के ऊपर कस्टमर को आप यूज टू करने के लिए। यूज टू करने के लिए दूसरी एक ये चीज़ है कि आप वहाँ पे देखें कि हर शॉप ने अलग डिस्प्ले भी किया होगा कि क्रेडिट कार्ड अवेलेबल हेयर, बिल्कुल क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी अवेलेबल हेयर। बिल्कुल। ठीक है, वो इसीलिए कि यार क्रेडिट कार्ड तो बंदे के पास है, दूसरे ममालिक में तो बहुत आम है, पाकिस्तान में अभी इतना नहीं हुआ लेकिन हो रहा है। पाकिस्तान में भी आहिस्ता आहिस्ता कल्चर अब तो अ, काफ़ी बहुत हद हो तक चुका है, बड़े शहरों में बड़े तो शहरों में हो काफ़ी चुका आम है। हो गया। अच्छा, तो कैरी ऑन करते हैं 52 डेज तक। आप 52 डेज के बाद आपको रिमाइंडर्स आना रिमाइंडर आने शुरू शुरू हो हो जाएंगे। जाएंगे बैंक के कलेक्शन डिपार्टमेंट से। ठीक। फिर आफ्टर 30 डेज जो है वो आपका सेकंड टीम के पास चला जाएगा। वो सेकंड टीम कौन सी होती है? वो बैंक के अंदर ही, मतलब कलेक्शन डिपार्टमेंट में एक 30 डेज़ की टीम होती है, एक 60, फिर 30 से 60 डेज़ की अलहदा टीम होती है। ठीक। देन 60 से 90 की अलहदा टीम होती है। ठीक। ये टीम वाइज काम वहाँ पे हो रहा होता है बैंक्स में। ठीक। ठीक है, जो एक इंस्टॉलमेंट को देखते हैं 30 डेज़ में एक इंस्टॉलमेंट होती है, 60 डेज़ में 2 इंस्टॉलमेंट्स हो जाती हैं, वो सेकंड टीम होती है। ठीक। फिर 60 से 90 की जो होती है वो अलहदा टीम होती है। ठीक। ठीक है, जिसमें 3 इंस्टॉलमेंट्स यूज हो चुकी होती हैं। अब जब 90 डेज़ आपके गुजर जाते हैं तो उसके बाद आपका क्रेडिट कार्ड हो जाता है ब्लॉक। फिर असल काम वहाँ से शुरू होता है बैंक का। 90 डेज के बाद मेरा क्रेडिट आफ्टर कार्ड 90 ब्लॉक हो डेज जाएगा, कार्ड मैं ब्लॉक हो कोई जाएगा, ट्रांजैक्शन कर नहीं नहीं कर सकता। सकते। और आपने कहा असल काम फिर शुरू होता है, वो असल काम क्या होता है? असल काम ये है कि जो बैंक अपने फुल मूड में आता है रिकवरी के। मतलब आप बैंक ने ठान लिया कि अब ये पैसे बैड लेने डेट ही हो लेने गई है, हैं। अब इसको हमने हाँ, रिकवर करना है। बैंक ने अपनी बुक्स में उसको बैड डेट्स सब्र डिक्लेयर कर ली कर है, दिए। डिक्लेयर ठीक। कर दी है, और अब बैंक कहेगा यार बाय हुक बाय क्रुक मैंने इनसे पैसे लेने हैं। एक ये भी फहम पाया जाता है कि बैंक को अगर बहुत ज़्यादा मजबूर कर दें तो बैंक ये कहते हैं कि यार चलो एटलीस्ट प्रिंसिपल ले लो मार्कअप। वो स्टेज बाद में आता है, वो स्टेज आता है रिकवरी डिपार्टमेंट में। अब मैं ठीक। आपको कलेक्शन और रिकवरी का ये बता रहा हूँ कि 180 डेज़ जिस टाइम पास हो जाते हैं, 90 डेज़ मैंने आपको पहले बताया, उससे 90 से 180 तक के दरमियान भी 3 साइकिल्स मजीद आती हैं। ठीक है, ये यहाँ तक कलेक्शन डिपार्टमेंट होता है। आफ्टर 180 डेज़ रिकवरी डिपार्टमेंट शुरू होता है। ठीक। फिर रिकवरी डिपार्टमेंट का काम ये शुरू होता 180 डेज तक रिमाइंडर्स की है। हद तक ही रिमाइंडर्स ही चल रहा जाते होता है? हैं, लेकिन 90 तक ही होता है कि सॉफ्ट रिमाइंडर्स होते हैं। 90 से 180 के दरमियान हार्ड रिमाइंडर्स शुरू हो जाते हैं, जिसमें फिजिकल विजिट इन्वॉल्व हो जाता है। मतलब जो एड्रेसेस दिए हुए हैं एड्रेसेस, कस्टमर ने, गिवन उधर एड्रेसेस जाके पे। आप रिमाइंड कराना जी, शुरू कर देंगे अगर कि कोई आपके सेलेक्ट पर्सन है तो उसकी जो वर्क प्लेस है वहाँ पे विजिट होगा, उसका जो गिवन एड्रेस है वहाँ पे एड्रेस होगा, विजिट होगा। वर्क प्लेस पे भी विजिट। वर्क प्लेस पे भी विजिट होता है, आपका जो गिवन एड्रेस है घर का वहाँ वहाँ पे पे भी भी विजिट होगा। अगर कोई बिजनेस मैन है तो उसकी शॉप का भी विजिट शॉप होगा। या जो भी प्लेस ऑफ बिजनेस है हाँ, जो वहाँ पे। प्लेस ऑफ बिजनेस है वहाँ पे ये विजिट जो होगा। काम की जगह पे, खैर घर पे भी जाना एम्बैरेसिंग नहीं हो जाता कस्टमर के लिए कि मेरे घर पे, क्योंकि ऑब्वियसली आप अगर विजिट करते हो मेरे दफ्तर, जी, वहाँ पे मेरे कॉलीग्स भी बैठे होंगे, आई डोंट नो कौन आपको रिसीव करेगा। बिल्कुल ऐसे ही। एक दफ्तर में भी बात, एक गॉसिप मशहूर हो जाएगी कि इस बंदे ने लोन लिए हुए और ये वापस नहीं कर रहा है, डिफॉल्टर है। इस तरह करके थोड़ा सा ये एम्बैरेसिंग हो जाता है कस्टमर, बेसिकली आई एम श्योर हो जाता होगा। हो जाते हैं, क्योंकि मतलब फिजिकल विजिट इसीलिए किया जाता है ना कि बंदा जब मैं मतलब वहाँ पे कोई रिकवरी ऑफिसर अगर जाएगा, जैसा कोई XYZ बंदा है और वो किसी भी कंपनी में जॉब करता है, आपने उसके ऑफिस विजिट किया है, आपने उसके ज़ाहिर स्टाफ से मिलेंगे, आप उससे स्टाफ से नहीं, आप रिसेप्शन पे बताएंगे और आप अपना भी बताएंगे कि यार मैं तो आया हूँ रिकवरी के लिए, कोई भी XYZ बंदे से रिकवरी करने आया हूँ, तो वो ज़ाहिर है उसके ऑफिस में बात, फिजिकल विजिट का मकसद ही यही होता है कि उसके जो आगे पीछे और लोग हैं उसके मिलने जुलने, गिरदोनवा में जो लोग हैं, गिरदोनवा में जो लोग हैं उनको बताया जाए कि यार वो एक बंदा पीयर प्रेशर बेसिकली डेवलप करना शुरू हो जाए पीयर कि यार प्रेशर, पैसे वापस कर दो तो। ये एग्जैक्टली वर्ड यही है, पीयर प्रेशर ही बनाना चाहता है बैंक के, यार ये इस बंदे ने पैसे देने हैं बैंक के। अच्छा, और ढीठ हो कोई ढीठ ही तब भी होते ना हैं। वापस अब करे। देखें, एक मेरी एक जनरल एक बात आपसे कर लूँ कि मैं हूँ, जैसे मैंने बैंक से डिफ़ॉल्ट किया है तो मुझे पता है कि बैंक ने विज़िट तो करना है, ठीक है, तो मैंने उसकी भी तैयारी सोच के रखी हुई है कि यार अच्छा, कस्टमर ने भी सोच के रखा हुआ होता कस्टमर है। ज़ाहिर है वो ढीठ हुआ होता है, ढीठ हुआ होता है ना, तो तभी वो पैसे नहीं दे रहा होता, अदरवाइज उसको 90 डेज तक तो सॉफ्ट रिमाइंडर्स आ रहे होते हैं। पता तो उसको होता है। पता तो उसको है कि यार आज नहीं तो कल बैंक ने मेरे घर या मेरी वर्क प्लेस पे आ जाना है, लेकिन बस ढीठ है तो ढीठ है, क्या करें। फिर भी वापस नहीं करते तो नहीं करते। फिर बैंक फिर क्या रास्ता फिर adopt किया रिकवरी जाता डिपार्टमेंट आ जाता है। रिकवरी डिपार्टमेंट में भी जो रिकवरी ऑफिसर्स होते हैं वो भी पहले आपके जो गिवन नंबर्स हैं उन पे कांटेक्ट करेंगे, आपके गिवन एड्रेसेस पे विज़िट करेंगे। फिर अगर आप नहीं करते तो आफ्टर 6 मंथ्स जो है ना, आपको वैसे तो जो नॉर्मल प्रैक्टिस होती है
वो ये है कि आफ्टर 6 मंथ्स कोर्ट की तरफ से आपको बैंक जो है वो कोर्ट में जाएगा, आपके अगेंस्ट को केस करेगा, और कोर्ट जो है आपका जो गिवन एड्रेस है उस पर समन भेजेगी। 3 समन आएंगे। अगर आपने 3 समन का जवाब नहीं दिया तो कोर्ट जो है वो बैंक के हक में फ़ैसला दे देगी, और फिर बैंक आपको अरेस्ट करने की जो भी ऑर्डर है, मोस्टली अरेस्ट का ऑर्डर होता है, वारंट्स इशू हो तो जाते वारंट हैं। से इशू हो जाते हैं और बैंक आपको अरेस्ट कर सकता है। बैंक अरेस्ट करवाने की हद तक जाता है जाता अपने है, पैसे बिल्कुल लेने के जाता लिए। है। अच्छा, ये जो रिकवरी डिपार्टमेंट का आपने बीच में बताया, कोर्ट जाने से पहले और रिकवरी डिपार्टमेंट में, आई एम श्योर, और मैंने ऐसे केसेस देखे भी हैं, हार्श किस्म के विजिट्स भी किए जाते हैं रिकवरी एजेंट्स की तरफ से। किए जाते हैं, बिल्कुल किए मतलब जाते हैं। कस्टमर को ऑब्वियसली, जैसा कि आपने शुरू में बताया कि ये एक जॉब है टारगेट बेस्ड, कमीशन बेस्ड, तो ऑब्वियसली जो रिकवरी एजेंट है वो भी मोटिवेटेड होता होगा मैं कि यार। आपको इसका बैकग्राउंड समझा देता हूँ। बैकग्राउंड ऐसे है कि जो रिकवरी एजेंट्स हैं ना, बेसिकली बैंक में एज़ कम्पेयर टू अदर डिपार्टमेंट्स काफ़ी कम सैलरी पे हायर किए जाते हैं, ठीक है। और उनको अट्रैक्शन ये दी जाती है कि यार आपने कमीशन बेस्ड काम करना है, यानी कि ये तो आपकी फ़िक्स सैलरी है। अदर डिपार्टमेंट्स के कंपेयर में वो बहुत कम होती है, लेकिन उनको अट्रैक्शन ये दी जाती है कि यार आपने बैंक के लिए रिकवरी करनी है, जितनी आप रिकवरी करके लाएंगे, जो भी रेशो बैंक के साथ डिसाइड होती है, हर बैंक की अलग होती है, इतनी रेशो के हिसाब से आपको इंसेंटिव दिया जाएगा, ठीक है। फिर उस इंसेंटिव के लिए जो है वो रिकवरी एजेंट अपनी दौड़ करता है। और रिकवरी एजेंट तो फिर ओनरशिप लेके हाँ, बाकायदा, वो अपना पैसा समझ के जो है फिर उसको रिकवर करना चाहता है। तो उसके लिए तो फिर जब अपना पैसा समझ के लोग रिकवर करते हैं तो काफ़ी हार्श भी हो जाते बहुत हैं वो। हार्श हो जाते हैं। अब उसमें भी बहुत सारी इसमें बातें आ जाती गाइडलाइंस हैं। क्या हैं? कोई आपकी बैंक्स अपने रिकवरी एजेंट्स को कोई गाइडलाइंस देता है? आई एम श्योर 5 बजे के बाद नहीं विजिट करना, स्टेट बैंक की काफ़ी सारी पर्सनल नंबर से गाइडलाइंस है कॉल नहीं इसमें। करना। स्टेट बैंक की जो बेसिकली गाइडलाइंस है उसमें तो ये है कि आप 5 बजे के बाद कस्टमर की वर्क प्लेस या ऑफिस प्लेस का विजिट नहीं कर सकते, सॉरी, घर का और उसके ऑफिस का विजिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप उसको अपने पर्सनल, जो रिकवरी ऑफिसर है वो अपने पर्सनल नंबर से कस्टमर से कांटेक्ट नहीं कर सकता, कोई ख़ास मैसेज नहीं भेज सकता उसको, कोई थ्रेटनिंग मैसेज नहीं भेज सकता। ये स्टेट बैंक की गाइडलाइंस है। लेकिन क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ पे जो रिकवरी एजेंट है वो उसको अपना पैसा समझ के रिकवर करने की कोशिश करता है, वो फिर बहुत आउट ऑफ द वे जाके भी काम करते हैं रिकवरी एजेंट्स में। तो अच्छा, आउट ऑफ द वे से मुराद के मतलब लोग ये इन गाइडलाइंस को इनको वॉयलेट भी किया जा इनको रहा होता वायलेट है। करके मतलब जैसा मैंने आपको बताया कि 5 बजे के बाद विजिट नहीं हो सकता, ठीक है। लोग 8 बजे भी विजिट करेंगे, लोग 10 बजे भी विजिट करेंगे। अच्छा, करते हैं। वो इसलिए करते हैं ना, अब देखें, कस्टमर का मैंने आपको बताया कस्टमर ढीठ हो चुका होता है, ठीक है। अब बहुत सारे कस्टमर हैं जो जैसे हमको बिजनेस क्लास है तो वो 9-10 बजे ही अपने घर में अवेलेबल होगा, या अगर कोई सैलरीड पर्सन भी है उसको 5 बजे छुट्टी होती है, वो 5:30 ही अपने घर पहुंचेगा, 6 बजे पहुंचेगा। तो रिकवरी एजेंट कहता है कि यार मैं इससे जाके इसे घर में डायरेक्टली मिल लूँ, ठीक है। आई एम श्योर रिकवरी एजेंट के ऊपर भी प्रेशर होता होगा बैंक की तरफ से कि जिस बहुत तरह ज़्यादा, मर्जी करके बहुत लेके ज़्यादा। आओ। अब रिकवरी एजेंट मैंने आपको जो बताया कि आउट ऑफ द वे, बहुत आउट ऑफ द वे जाके काम करते हैं, वो इसीलिए करते हैं कि उनके ऊपर जो मैनेजमेंट है बैंक की उसका बहुत प्रेशर होता है। तो बैंक की जितनी भी जॉब्स हैं वो डिज़ाइन ही इस तरीके की गई हैं कि जिसमें प्रेशर डाला जाए। तो अब बाय हुक बाय क्रुक आपने काम करना ही करना है। मैं अगर नहीं पैसे वापस कर रहा, रिकवरी एजेंट तक बात आ गई है आप और ना तो करें ना। नहीं नहीं, मैं पैसे वापस करता हूँ ऐसी। मैं आपकी बातें सुन के तो लग रहा है कि यार ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए, पैसे बिल्कुल नहीं वापस कर करना ही चाहिए, देने बिल्कुल चाहिए। नहीं करना चाहिए। एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते बिल्कुल आपको नहीं करना बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, वो तो वैसे ही एक तफन्नन, बाय वे ऑफ एन एग्जांपल मैं आपसे बात करूँ कि मैं अगर पैसे नहीं वापस करता और आप मुझे शाम को 5 बजे के तो बाद कोई रिकवरी एजेंट विजिट करता है देखिए, मिसाल के तौर पे, तो जी जी, मैं उस वक्त क्या कर सकता हूँ? क्योंकि दे, देखा जाए तो रिकवरी एजेंट एक इलीगल काम कर रहा है 5 बजे के बाद मुझे विजिट करके, या मुझे अपने अगर ज़ाती नंबर से मैसेज करता है या थ्रेटनिंग मैसेज करता है। मेरे पास कोई रास्ता है उस वक्त रास्ते उस हैं। इलीगैलिटी को मैं डील मैं करने के आपको लिए? बताऊं, रास्ते हैं, लेकिन आपको इसमें एक बड़ा अच्छा मज़े का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। रिकवरी एजेंट जो होता है ना वो आउट ऑफ द वे जाके काम कर रहा होता है, लेकिन उसको पता है, उसके दिल में एक डर है कि यार अगर कस्टमर ने कंप्लेन कर दी तो मेरे अगेंस्ट जो है एक्शन हो सकता है। तो रिकवरी एजेंट जो है वो बेसिकली, जैसा आप कह लें कि जो रिकवरी एजेंट होता है वो बंदे की साइकी के साथ खेल रहा होता है। वो पहले अपर हैंड से उसको डराएगा। ऑब्वियसली सी बात है कि जो कस्टमर है वो भी गिल्टी होता है,
वो भी उसको उस तरीके से नहीं कर रहा होता, वो मतलब उससे थोड़ा बच के ही चल रहा होता है, ठीक है। या मतलब उसके अगेंस्ट जो एक्शन लेना चाहता है वो नहीं लेता, नहीं लेना चाहता, वो मतलब नहीं लेता उसके अगेंस्ट एक्शन। वो इसलिए क्योंकि वो खुद गिल्टी है, और रिकवरी एजेंट भी उस हद तक जाता है कि जब तक कि वो उसके अगेंस्ट ना जाए वो कस्टमर। कस्टमर की नब्ज को समझ लेता है। नब्ज को समझ लेता है, मतलब आप कह लें कि वो अपना बच बचाव करके चल रहा होता है, उसने उसके साथ साइकी बनाई हुई है, मतलब इस लिमिट तक इसको तंग करना है। अगर इस हर कस्टमर का अपना बिहेवियर होता है ना, मतलब आप कह लें अगर मैं हूँ, मैं अगर रिकवरी एजेंट हूँ, तो मैं एक बंदे को डील करूँगा और तरीके से, सेकंड बंदे को डिफरेंट तरीके से डील किसी को करूँगा। प्यार से, किसी को हाँ, किसी गुस्से को से। गुस्से से, या कोई अगर नहीं मान रहा तो उसकी गैर, किसी को हमें करना पड़ता है कि उसकी मौजूदगी में विज़िट करेंगे तो ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। कोई ऐसे ढीठ होते हैं कि जिनकी गैर मौजूदगी में हमें विज़िट करना पड़ता है, ठीक है। मेक कोई श्योर अपनी किया बीवी जाता से है घर डरता पे होता ना है, हो। कोई अपनी मिसेज से डरता होता है, कोई अपने वालदैन से डरता होता है, अनमैरिड है तो अपने वालदैन से डरता होता है। हमारी ये कोशिश होती है कि हम उसकी गैर मौजूदगी में विज़िट कर लें, ताकि अच्छा। उसके वालिद तक बात पहुंच जाए। अब कस्टमर भी ऐसे ऐसे होते हैं कि उन्होंने भी पूरी स्ट्रेटजी भी नहीं, उन्हें पता है कि इस टाइम बैंक के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने आना है, ये तो वो। बिल्कुल आप उस तरह की बात करें, मुझे वो बचपन का टाइम याद आ गया। स्कूल में जब बुरा रिजल्ट आता था ना, एग्ज़ाम में बुरा परफॉर्म करके आते थे, तो फिर स्कूल अक्सर रिपोर्ट कार्ड ख़राब रिजल्ट वाले बच्चों के ना घर पे कुरियर बिल्कुल करते ऐसे थे। ही है, बिल्कुल। ये बदतमीज़ी भी होती थी। तो उस टाइम पे फिर बच्चे स्कूल से छुट्टी लेके छुट्टी लेके घर बैठे होते घर ताकि बैठे होते थे, बेल कोई भी बजती थी खुद जाके देखते खुद थे कि जाके, ये अच्छा ये तरीकाकार। भाई जो आप कह लें कि जो कस्टमर है ना, जो विलफुल डिफॉल्टर है, एक तो होता है ना कि मतलब किसी के बुरे हालात आ गए, कोई बिजनेस में लॉस हो गया या जॉब चलेगी, ये विलफुल डिफॉल्टर नहीं। जो विलफुल डिफॉल्टर है ना, उसने भी बैंक के अगेंस्ट तैयारी रखी होती है, रिकवरी एजेंट्स को डील करने के लिए भी उसने भी स्ट्रेटजी तैयार रखी होती है, और करते हैं। हमें तो आप कह लें कि रिकवरी एजेंट्स को भी चलाने के लिए उन्होंने भी बड़ा दिमाग यूज़ किया होता है। हमें चलाते हैं वो, 2-2 साल मतलब पीछे लगाए रखेंगे, नहीं देंगे, पैसे नहीं देंगे। तो थोड़ा सा मुझे ये बताया कि अगर ऐसा भी होता होगा जिस तरह आपने बताया कि विलफुल डिफ़ॉल्टर जो होता है, हैबिचुअल ऑफेंडर जिसे कहेंगे, वो अगर उसने तैयारी रखी होती है तो अक्सर वो भी आगे से बदतमीज़ी करते होंगे, करते थ्रेट हैं, भी करते होंगे। थ्रेट भी करते हैं, बदतमीज़ी भी करते हैं, इवन तो मतलब बहुत सारे केसेस में ऐसे भी देखा गया है कि गन्स निकाल ली गई, अच्छा, यहाँ तक गन्स बात निकाल पहुँच ली गई। गई। कोई एक्स वाई जेड, कोई कह लें कि कोई बंदा है जो विलफुल डिफॉल्टर है, मतलब उसकी कैपेसिटी है देने की, लेकिन वो मतलब अपनी एक, आप पाकिस्तान में कह रहे हैं ना, चौधराहट होती है, और नहीं हम्म। देने जी, नहीं देने पैसे, या मतलब नहीं हम्म। देता मैं पैसे। जो करना कर लो। एक पाकिस्तान में हर बंदे की अना बहुत है ना, अना बहुत है। वो कहता है जी इसने मुझे कॉल की किस तरह, इसकी औकात क्या है ये मुझे कॉल करे। तो वो फिर बहुत सारे केसेस में ऐसे भी देखा गया है कि रिकवरी एजेंट को नुकसान भी पहुंचाया गया है, उनके ऊपर गन्स भी निकाली गई हैं, इवन फायर भी हुए हैं, अच्छा, कुत्ते भी छोड़ दिए गए हैं। इस कुत्ते इस हद तक बात चली इस जाती हद है। तक भी जाती है बात। यानी काफ़ी जान जोखिम में डाल के आप लोग ये जान काम कर जोखिम रहे में, होते हैं। इवन बहुत सारे केसेस में ऐसे भी देखा गया है कि बैंक को छोड़ के रिकवरी एजेंट से पर्सनल दुश्मनी भी कर ली गई है, तो ये भी देखा गया, इस लेवल तक भी बात इस पहुंच लेवल तक भी जाती है। गई है। तो कोई इस तरह का कोई इंसिडेंट आपके साथ या किसी कोलीग के साथ हुआ हो कि आपको काफ़ी किसी ने तंग किया हो, किसी कस्टमर ने, इस तरह का कुछ हुआ है बहुत कोई? सारे, एक गवर्नमेंट टीचर थे, उन्होंने हमें बहुत तंग किया। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते थे? गवर्नमेंट टीचर, स्कूल दैट्स में ये पढ़ाते एक्चुअली थे। बड़ी सैड बात है कि टीचर्स जो कि माशरे को ठीक करने के लिए काम करते हैं, उनकी तरफ से अगर इस तरह का अब देखें, काम। ये बात है कि पाकिस्तान है, इधर गवर्नमेंट टीचर का जो आप लेवल है आपको पता ही है। बिल्कुल। कहने को वो टीचर होता है, लेकिन वो टीचिंग के अलावा बकाया सारे काम कर रहा होता है, मसला ऐसे ये ही है। है, ऐसे ही है, तो बिल्कुल गवर्नमेंट ऐसे ही टीचर का एक वाकया था, वो उन्होंने बड़ा तंग किया हमें, बहुत तंग किया। अब वो टीचर जो थे वो वेल सेटल भी थे, वो अपने इलाके के, आप कह लें कि करता धरता भी थे। है। अच्छा। तो हमारे जैसे जो रिकवरी एजेंट्स थे, मेरे कोलीग्स थे, उन्होंने वहाँ पे विज़िट किया, ठीक है। तो एक डेरा टाइप था, वहाँ पे चले गए। जब उधर गए तो पहले तो उन्होंने उनको बड़े अच्छे से ट्रीट किया, वहाँ पे बिठाया, चाय शाय मंगवाई, और पीछे से उन्होंने क्या किया कि अपने किसी बंदे को कह दिया कि यार आप कुत्ते लेके आए ज़रा, और कुत्ते ला के उनके ऊपर कुत्ते छोड़ दिए गए। गो के उन्होंने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन डरा दिया उन्होंने, एक मैसेज दे दिया कि यार आइंदा इधर विजिट नहीं होना चाहिए।
उसके बाद तो फिर मेरे ख्याल में रिकवरी एजेंट्स के भी हाथ से बात निकल जाती होगी और वो भी ज़ाहिर फिर है। बैंक कोर्ट में जाएं और जो कानूनी चाराजोई जो भी है उसको वो चैनल अडॉप्ट करें, क्योंकि इसके आगे तो क्या ही एक बंदा कर सकता है। इसके आगे अब रिकवरी एजेंट जो है वो बेबस हो जाता है, क्योंकि रिकवरी एजेंट भी गिल्टी होता है बैंक की तरफ से कि बैंक ने उसको जो एक गाइडलाइन उससे साइन करवाई हुई है जॉब शुरू होने से पहले कि यार ये गाइडलाइंस हैं, उनको वो साइन करवा लेते हैं। ठीक है, हम्म। कि मतलब आप आफ्टर 5 PM आपने विज़िट नहीं करना, आपने थ्रू पर्सनल मैसेज, थ्रू पर्सनल नंबर आपने कस्टमर को कॉल नहीं करनी, मैसेज नहीं करना। और जो रिकवरी एजेंट होता है वो अपनी रिकवरी के लिए उसको उससे बाहर निकल के काम कर रहा होता है, तो वो फिर अपने बैंक में भी नहीं बता सकता कि यार मेरे साथ ये हुआ है, क्योंकि वो गिल्टी होता है। हम्म। तो आप इन शॉर्ट इसको ये समझ लें कि जो रिकवरी एजेंट होता है वो अपने सर भी सारा काम कर रहा होता है। अगर उसके साथ इस तरह का कोई इंसिडेंट हो भी गया तो वो बैंक को नहीं बताएगा, क्योंकि अगर वो बैंक को बताएगा तो बैंक उसके अगेंस्ट एक्शन लेगा, उसके अगेंस्ट भी एक्शन नहीं लेगा। यानी वो दोनों तरफ से। दोनों तरफ से बेचारा पिसा हुआ होता है। लेकिन अगर लीगल तरीके से वो बिल्कुल चल रहा है, फिर भी आई एम श्योर कस्टमर्स करते होंगे तो। लीगल तरीके से अगर आप चलें ना, मतलब मैं अगर आपको एज ए रिकवरी ऑफिसर मैं अपना बताऊं, लीगल तरीके से पाकिस्तान में रिकवरी नहीं हो सकती, बिल्कुल भी नहीं हो सकती। प्यार से नहीं प्यार कोई से भी मानता। कभी भी नहीं। बहुत कोई आप लेकिन कह आई एम लो श्योर कोई 1%। मजबूर, जिस तरह आपने बताया मजबूर किसी के हालात ख़राब हो गए, अब वो पैसे दे ही नहीं सकता, आई एम श्योर बैंक्स उनको फैसिलिटेट करते होंगे कि इंस्टॉलमेंट्स कर दी, इंस्टॉलमेंट्स देता है। रीफाइनेंस कर दिया। बैंक आपको सेटलमेंट की भी ऑप्शन देगा। बैंक कहेगा यार फर्ज करें आपने 5 लाख लिया था, अब आपके 8 लाख बने हुए हैं, मैं आपको 8 लाख ऊपर के जो 3 लाख हैं वो मैं आपको छोड़ देता हूँ, आप मेरे जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी इंस्टॉलमेंट में वापस कर दें। लेकिन नहीं करते, बस कुछ लोग करने फिर ही भी नहीं। नहीं करते। हाँ, पाकिस्तान में एक मजबूरी है, ईसीआईबी एक डिपार्टमेंट है स्टेट बैंक का। ईसीआईबी क्लियर करनी हो या बंदे ने किसी फॉरेन ट्रैवल करना हो, तो उस सूरत में जब वो शिकंजे में आते हैं तो वो खुद बैंक से आपकी कांटेक्ट करते ईसीआई हैं। भी ख़राब हो जाती है, आपकी बिल्कुल ईसीआईबी जो ऐसे ही होता है। नेगेटिव है वो, ईसीआईबी का भी मैं आपको बता दूं कि ईसीआईबी जो होती है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ये स्टेट बैंक का एक डिपार्टमेंट है जो बेसिकली हर इंडिविजुअल की जो है वो क्रेडिट हिस्ट्री डेवलप कर रहा होता है। ठीक है, मतलब फ़र्ज़ करें आप हैं, आपने बैंक से लोन लिया, तो आपका जो सीएनएसई के अगेंस्ट आपकी हिस्ट्री डेवलप होना शुरू होगी। क्रेडिट हिस्ट्री। जी, आपने एक बैंक से लोन लिया, दो से लिया, तीन से ले लिया। ठीक है, अब आप अगर तीनों को सही से लेके चल रहे हैं तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री ओके जा रही है। आप किसी एक बैंक से भी डिफ़ॉल्ट करेंगे तो आप आफ्टर 90 डेज़ आपकी क्रेडिट हिस्ट्री नेगेटिव हो जाएगी। आप फर्दर किसी फोर्थ बैंक में जाएंगे लोन अप्लाई करने के लिए, तो वो बैंक आपको कहेगा यार सबसे पहले उस बैंक में जाएं, अपनी अपना क्रेडिट जो रिपोर्ट लेके आए। क्रेडिट क्रेडिट रिपोर्ट तो उनके पास होती है, वो आपको कहेंगे कि पहले वो लोन क्लियर करें, वो लोन क्लियर करें, देन आप हमारे पास 1 साल का वेट करें, देन आप हमारे पास आएँ। पहले वो 1 साल थी, अब वो 2 साल हो गई क्रेडिट हिस्ट्री जो है वो क्लियर होने के लिए, 2 साल का टाइम हो गया। अच्छा, ये ईसीआईबी वाली बात के ऊपर मैं आपसे ज़रा तफसील में इस चीज़ को मैं ज़रा समझूंगा। सही है। लेकिन उससे पहले एक मेरे नज़दीक एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आज कुछ अर्सा पहले काफ़ी मंजर आम पे हाईलाइट हुआ हुआ था। वो ये जो चंद माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस काफ़ी हाईलाइट हुए हुए थे, जो 2-2 हज़ार, 5-5 हज़ार, दस ऐसे दस हज़ार के लोन्स दे रहे थे और फिर वो बड़े हार्श तरीके से रिकवर कर रहे थे लोगों से, और उसमें लोगों ने सुसाइड्स भी किए। उसका मैं आपको बताऊं कि इतना आइडिया नहीं है, लेकिन सुनने में आया है कि वो जो इंस्टीट्यूट्स हैं, छोटे छोटे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट ही बोल देंगे या ऑर्गेनाइजेशंस बोल दें उनको आप, छोटी छोटी वो लोन दे रहे हैं। उनका लोन देने का तरीका भी एक तो बिल्कुल डिजिटलाइज है। ठीक है, उसमें कोई आपका वो मतलब जैसा बैंक होता है ना, वो तो बैंक तो आपका प्रॉपर एक एड्रेस लिखेगा कि आप कहाँ पे जॉब करते हैं, सैलरी स्लिप पे मेंशन होगा, ज़ाहिर है आपकी सैलरी स्लिप देंगे तो आपका ऑफिस का एड्रेस मेंशन होगा, आपके घर का एड्रेस मेंशन होगा। जो ये लोन्स है ना, ये थ्रू ऐप ही है, डिजिटलाइज वो ऐप होके मैंने ये फ़ोन पे डाउनलोड की, अप्लाई डाउनलोड की। किया और और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं, ये आपके फ़ोन के डाटा तक पहुँच जाते हैं। सुनने में है, मुझे इसका आइडिया नहीं। हाँ, लेकिन इस हैकिंग करके। कह सकते हैं कि हैकिंग है, क्योंकि इनके जो वाक़यात मैंने सुने हैं उसमें यही वाक़यात सामने आए हैं कि उनके जो रिकवरी एजेंट्स हैं वो बंदों को पर्सनली थ्रेट करते हैं कि यार आपका ये डाटा है या आपके जो कॉल लॉग्स हैं उसमें ये नंबर है और हम इन नंबर्स पे, और वो कॉल्स भी करते हैं। मतलब अगर कोई XYZ बंदा है, उसने उनसे लोन लिया है, उसका कॉल लॉग उन्होंने निकाल के
उसके जो मज़ीद कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको भी कॉन्टैक्ट किया है। तो ये बड़ी ख़तरनाक सी सिचुएशन थी। बहरहाल इसके ऊपर अगर मैं आपको स्टेट बैंक का बताऊं, जब स्टेट बैंक पाकिस्तान में लैंडिंग शुरू हुई लोन्स की, जो प्राइवेट बैंक्स ने लैंडिंग शुरू की वो 99-2000 में हुई है, ठीक है। और उस टाइम जो रिकवरी एजेंट्स थे, बैंक उनको अपने पेरोल पे नहीं रखता था, वो आते थे थर्ड पार्टी पे। अच्छा, वो किसी और थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन को हायर हाँ, कर लेते थे कि आप हमें आप रिकवर कर हमारे दें। बिहाफ पे करेंगे रिकवरी, ठीक है। और ज़ाहिर है वो जो थर्ड पार्टी होती थी उनको कोई प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं थी बैंक की तरफ से, क्योंकि वो बैंक के पेरोल पे तो थे नहीं। तो वो अपने तरीके से एक वही जो एक आप कह लें कि सिस्टम होता है बदमाशी वाला, उस तरीके से वो रिकवरीज करते थे। और सुना है कि 2008 में कराची में जो थर्ड पार्टी थी उन्होंने बैंक के ब्याह पे वहाँ पे रिकवरी के लिए गए, और इतना प्रेशर बनाया कि उस बंदे ने 5 के 6 फ्लोर से जंप करके खुदकुशी कर ली, सुसाइड कर लिया, ठीक है। सुसाइड कमिट कर सुसाइड लिया। कर लिए, सुसाइड कमिट हुई। उसके बाद स्टेट बैंक ने बैंक्स को जो है प्रॉपर गाइडलाइन दी कि आपने एक तो जो आपका रिकवरी डिपार्टमेंट है उसको थर्ड पार्टी पे नहीं रखना, मतलब अपने अपने, पेरोल पे करना है, अच्छा, वो ताकि थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंसीज वहाँ से खत्म, वहाँ पे ख़त्म हो खत्म, गई, अच्छा। वहाँ पे ख़त्म हो गया उनका मामला। और स्टेट बैंक ने बैंक्स को ये गाइडलाइन दी कि अब जो रिकवरी एजेंट्स होंगे वो आपके प्रॉपर पे रोल पे होंगे, ताकि बैंक के एम्प्लॉयज़ होंगे, बैंक के एम्प्लॉयज़ होंगे, ताकि अगर कल वो कोई इस तरह का इलीगल काम करते तो हैं बैंक ओनरशिप ले। तो बैंक उसकी ऑनरशिप ले। अच्छा, फिर यानी एक तो ओनरशिप ले, और दूसरा उसके बाद ये कि अपना जो रिकवरी एजेंट्स का, बैंक्स का रिकवरी करने का स्टाइल है उसको इम्प्रूव करें थोड़ा। इम्प्रूव ऑब्वियसली करने के लिए सिविलाइज फिर तरीके से आप सिविलाइज ये तरीके काम से कर सकते हैं। तभी स्टेट बैंक ने गाइडलाइंस दी थी कि आप 5 बजे के बाद आपने बंदे के वर्क प्लेस या उसके घर के एड्रेस पे विजिट नहीं करना, ठीक है। आपने अगर उसको कॉल करनी है तो बैंक की रिकॉर्डेड लाइन से कॉल करनी है, ताकि कल उसका रिकॉर्ड मिल सके कि जो रिकवरी एजेंट ने कस्टमर को कॉल की थी उसमें क्या कहा गया था। कोई थ्रेटनिंग लैंग्वेज या कोई इस तरह का मैसेज तो नहीं दिया गया कि जिससे कस्टमर प्रेशराइज हो या कस्टमर डिस्टर्ब हो। बहुत सारे केसेस में देखा जाता है कि जो एक जो विलफुल डिफ़ॉल्टर नहीं होता, जो किसी मजबूरी की वजह से डिफ़ॉल्ट कर जाता है, तो वो लोग बड़ा प्रेशर ले जाते हैं। और इवन ये भी देखा गया है कि कस्टमर आगे से कहता है यार कि मुझे तंग नहीं करो, अदरवाइज़ मैं खुदकुशी कर लूँगा। इस तरह भी थ्रेट करता है कस्टमर आगे इस से। तरह भी मतलब इमोशनली भी थ्रेट करते हैं, आप कह रहे हैं मजबूरी होती है, बेचारे मजबूर होते हैं। और इसमें एक और चीज़ भी देखी जाती है पाकिस्तान में आम तौर पे। अब मैं खुद ही रिकवरी ऑफिसर रहा हूँ बैंक्स का, तो मैंने अगर किसी कस्टमर को टच किया अपने पर्सनल नंबर से, गो कि मैंने इलीगल मतलब स्टेट बैंक की गाइडलाइन से हट के उसको टच किया, तो मेरे पर्सनल नंबर पे कॉल आनी शुरू हो जाएगी, मतलब डिफरेंट नंबर से। क्योंकि पाकिस्तान में हर कोई आप कह लें कि अपने आप में एक चीज़ है। हम्म। हाँ जी, मैं फ़लाने डिपार्टमेंट से कॉल कर रहा हूँ, तुम्हें हम इस तरह कर लेंगे, तुम्हें उठा लेंगे। अच्छा, इस तरह करके वो वापस आपको थ्रेट करते हैं। बहुत थ्रेट किया जाता है। हर कोई बंदा जो है वो एफआईए से रिलेटेड है, हर किसी का कोई जो हर हमारी किसी का कोई ना कोई जानने वाला। किसी एजेंसी में है, और वो हमें थ्रेट मतलब रिकवरी ऑफिसर को दोबारा थ्रेट की जाती है कि यार तुम्हें उठा दिया जाएगा। तो ये तो यानी एक अच्छी बात है कि अगर रिकवरी एजेंट्स को ये गाइडलाइन दी जाती है कि यार आप अपने पर्सनल नंबर ना यूज़ करें, इन्हीं चीज़ों की वजह से आपको वो इस तरह की चीज़ें देखिए, अवॉइड आपको करने मैं के इस लिए। वरीद इसमें एक चीज़ आपको बताऊं कि अगर रिकवरी ऑफिसर ये काम नहीं करेगा तो रिकवरी किस तरह करेगा, ठीक है। क्योंकि बड़ा इजी है एक कस्टमर के लिए बैंक के जो रिकॉर्डिंग लाइन का नंबर है उसको ब्लॉक करना। उसने एक नंबर ब्लॉक कर दिया, बैंक की रिकॉर्डिंग लाइन जो रिकॉर्डेड लाइन है उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। अब रिकवरी ऑफिसर उसको कॉल करता रहे ना, कॉल तो जाएगी नहीं कस्टमर को, कितनी रिकॉर्डिंग लाइन्स होंगी। तो फिर और रिकवरी ऑफिसर के पास बीच में कोई रिकवरी एजेंट का भी बेचारे का टारगेट नहीं अचीव हो टारगेट रहा, नहीं अचीव हो रहा, तो वो वो अपने भी मार टारगेट खा को रहा है, अचीव करने के लिए बैंक की तरफ से भी प्रेशर है। बैंक की तरफ से ऑब्वियसली प्रेशर है कि आपने रिकवरी करनी है। अब वो रिकवरी जब कस्टमर ने आपका नंबर ब्लॉक कर ली है तो आप क्या करेंगे? फिर रिकवरी ऑफिसर क्या करता है कि अपने जो मोबाइल नंबर है, पर्सनल नंबर है, उससे कस्टमर को अप्रोच करता है। अब अप्रोच करने का तरीका डिफरेंट हो सकता है हर रिकवरी एजेंट का, किसी का सॉफ्ट भी होता है, किसी का हार्श भी होता है। ये चीज़ है। काफ़ी इंफॉर्मेटिव बातें आपने बताई। ये मुझे बताइए, बैंक्स का कोई पॉलिसी लेवल पे या एक उन्होंने डिसीजन ले लिया हुआ है या क्या? मेरे सुनने में आया कि जो सरकारी अदारे हैं उनके एम्प्लॉयज़ को बैंक्स लोन्स नहीं देते, इसके पीछे भी बड़ी स्टोरी है। एप्लीकेशंस उनकी डिनाई कर देते हैं, ऐसा होता डिनाई है? करने की ये सिचुएशन है ना कि स्टार्ट में जो है गवर्नमेंट के इदारों को ज़ाहिर सेटेड पर्सन थे, और उस टाइम पे ना जो प्रॉपर सैलरी आती थी, ये तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स तो बाद में बने हैं, जो प्रॉपर सैलरी क्लास थी वो गवर्नमेंट की ही थी, ठीक है, वहाँ पे प्रॉपर सैलरीज आती थी।
तो बाद में ये देखा गया, बैंक से खुद ही ये ऑब्ज़र्व किया है कि वहाँ उन डिपार्टमेंट्स के लोगों से रिकवरी करना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल इस तरह थी कि वो पूरा जो डिपार्टमेंट है, वो बदमाशी पे आ जाता था। वो सारे एका कर लेते थे। अपने अरे एम्प्लॉई भाई, के पीछे। हाँ, इवन ऐसे भी है कि बहुत सारे इदारों में बैंकर के एंट्री अलाउ नहीं है। ठीक है, अच्छा, अगर इस तो हद तक। हाँ, इस हद तक है। अगर तो सेल्स वाला बंदा है तो उसको खुद कॉल करके रिसेप्शन पे कह देंगे यार इसको अंदर आने दें। अदरवाइज कोई रिकवरी वाला है तो उसकी एंट्री अलाउ नहीं है। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में इस तरह हमारे साथ हुआ है। मतलब ये नहीं कि कोई फोर्सेस के इदारे हैं, सिविल इदारों में भी हम नहीं जा सकते। मतलब रिकवरी ऑफिसर की एंट्रेंस ही मना है। वो क्या है कि वो पूरे के पूरे डिपार्टमेंट ने एका किया हुआ है, उनकी अपनी मोनोपोली है, बदमाशी है। आप वहाँ पे जाकर रिकवरी नहीं कर सकते। ये तो आपने सरकारी अदारों की बात की, लेकिन एक मैं ना आपसे एक पर्सनल लेवल की कंप्लेन भी मैं करना चाहूँगा, क्योंकि जी जी मैं खुद लॉयर हूँ। और आपको भी पता है, आप समझ गए हैं मैं क्या कहने जा जी रहा हूँ, कि समझ- पाकिस्तान में एक वकील बेचारे के लिए इतना मुश्किल है क्रेडिट कार्ड लेना। मतलब आप क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशन देगा वो वकील बेचारा, बैंकर आगे सबसे से उससे पूछेगा। मैं आपकी बात काट रहा हूँ, वकील बेचारा नहीं होता। नहीं वकील नहीं यार, बेचारा नहीं होता। अच्छे बुरे लोग हर जगह पे होते हैं। लेकिन मैं ये बात कह रहा था कि बैंकर को पता चलेगा ना ये लॉयर है, उसकी जी जी एप्लीकेशन कोई ना कोई इनडायरेक्टली कोई रीज़न निकाल के कोई ऑब्जेक्शन रिजेक्ट लगा कर। के हालांकि रिजेक्ट। अभी 2023 में लॉयर्स प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर एक्ट 2023 आया, उसमें बाकायदा डायरेक्शन दी गई। सेक्शन है उसका, आई थिंक सेक्शन 12 है कि 18 है, इफ़ माई मेमोरी सर्व्स मी राइट, कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को डायरेक्शन दी गई कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो फाइनेंसिंग फैसिलिटीज़ हैं जिसमें क्रेडिट कार्ड्स हैं, पर्सनल लोन हैं, वो विदाउट डिस्क्रिमिनेशन लॉयर को दें। ये क्या पॉलिसी है? लॉयर को क्यों डिनाई कर दिया जाता है? लॉयर को इसलिए नहीं कोई दिया जाता। इंसिडेंट नहीं है नहीं इस तरह का, नहीं, या? इंसिडेंट्स ही आप कह सकते हैं। प्रीवियस इंसिडेंट्स हैं ऐसे कि लॉयर को सिर्फ इसलिए नहीं दिया जाता कि उसको सब कुछ पता होता है। अच्छा, ठीक है। उसे सबको उसे उसको बैंक से ज़्यादा सब पता कुछ होता पता है। होता है, और बैंक उसके अगेंस्ट किसी भी तरीके से जाएगा तो वो डिफरेंट किस्म के स्टेज ले आएगा। ठीक है, एक तरफ से बैंक निकलेगा, दूसरे में फंस जाएगा, दूसरी तरफ से निकलेगा तो वकील जो है वो तीसरी तरफ फंसा देगा बैंक को। तो वकील हो गया, इनसे बहुत मुश्किल है। यानी ये वकील मैं एक्सपेंसिव आपको पड़ जाते हैं बैंक को। बैंक को एक्सपेंसिव पड़ जाता है, जाहिर है। तो सॉरी टू से वकील से रिकवरी नहीं हो सकती। बड़े बिल्कुल मुश्किल हो। भी। अच्छा, ये बात है। लेकिन इसके बारे में मैं ये तो चले ऑन ए लाइटर नोट हमने पर्सनल एक्सपीरियंस डिस्कशन है की। मेरा कि एक मेरी कस्टमर थी, और उनके हस्बैंड वकील थे। तो उनसे भी मुझे रिकवरी करना मुश्किल हो गई थी। अच्छा, जी। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन इस चीज़ को हमें डील करने की ज़रूरत है, टैकल करने की ज़रूरत है। कोई अगर तो लॉयर्स के एंड पे कोई खामी है उसको भी ट्रीट करना चाहिए, बैंक्स के ऑब्वियसली एंड पे करना है चाहिए। उसको भी ट्रीट करना चाहिए, लेकिन को हल निकालना चाहिए इस तरह मेरे ख्याल में। क्योंकि लॉयर्स भी एट द एंड ऑफ द डे सिटीजन्स ही हैं। देखें, लॉयर्स अगर नहीं आप कह रहे हैं कि लॉयर्स को सब कुछ पता होता है, वो स्टे ले आते हैं। आपके कितने कस्टमर्स हैं रिकवरी के जो लॉयर्स नहीं हैं लेकिन बैड डेट्स हैं उनकी, वो भी आपको टफ टाइम दे रहे होते हैं। टफ टाइम देते हैं, आपने अभी इंसिडेंट्स बताया, तो लेकिन उनको हम कहीं ना कहीं से कर सकते हैं। लॉयर्स आपके ऊपर कुत्ते नहीं छोड़ते। हाँ। नहीं, लॉयर्स तो आप कह रहे हैं कि कुत्ते छोड़ते ही नहीं, लेकिन गुंजाइश भी नहीं छोड़ते। लॉयर से हम बात कर ही नहीं सकते। मतलब एक आम कस्टमर है ना, उससे हम बहुत सारी तरीक़ों से टैकल कर लेंगे उसको, लॉयर को नहीं कर सकते बिल्कुल भी। मेरा नहीं ख्याल, मेरे जो एक्सपीरियंस है उसमें, मैं अगर किसी का कोई रिलेटिव भी लॉयर है ना, तो हम उसको छोड़ देते थे। अच्छा, उसको छोड़ अरे, देते थे। उसको छोड़ दे भाई, इसको छोड़ दो, इसको सब कुछ पता है। अच्छा, यानी ये इस चीज़ को मिस यूज़ ना करे कि अगर कोई रिकवरी एजेंट आपके पास है तो आप उसे झूठ मूठ बोल दे कि मैं वकील हूँ या मेरा जानने वाला वकील है। इस चीज़ को आई एम श्योर लोग मिस यूज़ भी करते होंगे, करते हैं, बहुत सारा कुछ लेकिन करते हैं। होना नहीं चाहिए ये। मूविंग फॉरवर्ड टू आवर डिस्कशन, ईसीआईबी के बारे में आप बात कर रहे थे। ईसीआईबी को थोड़ा तफसील से एक्सप्लेन करेंगे? एक तो ईसीआईबी के बंदे की क्रेडिट हिस्ट्री शो कर रही होती है, बिल्कुल। अगर वो ख़राब हो जाए उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? उसके कॉन्सिक्वेंसेज इस तरह हैं कि अगर कोई, आप कह रहे हैं कि जैसा मैंने बताया कि अगर किसी ने कोई अदर लोन अप्लाई करना है, फर्दर कोई लोन अप्लाई करना है, तो वो नहीं कर सकेगा। सबसे पहले उसको अपना जो डिफ़ॉल्ट वाला लोन है वो क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, विदाउट एनी वेवर उसको क्लियर करना पड़ेगा। विदाउट एनी वेवर का क्या मतलब मतलब? जो बेसिकली देखा जाता है, बहुत सारे बैंक जो प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर भी वेवर दे देते हैं। अच्छा, ठीक है, वेवर, जो ठीक ठीक पुराने है। बैड डेट्स हैं उनके ऊपर यानी हमने प्रिंसिपल अमाउंट प्रिंसिपल और मार्कअप दोनों रिटर्न करने हैं, क्लियर रिटर्न करना है अपना क्लियर डेट। करना है, 2 साल वेट करना है। 2 साल के बाद आपको जो है फिर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री क्लियर होगी, देन आप किसी नेक्स्ट बैंक पे जाके लोन अप्लाई कर सकेंगे। 2 साल आपको वेट 2 करना साल वेट पड़ता है। करना है। और इस पे मैं आपको, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मैं मेरे एक जूनियर मेरे साथ दफ्तर में काम कर रहे थे, उन्होंने एलएलएम करने जाना था अपना मास्टर्स। ठीक है,
LLM जब उन्होंने करने जाना था तो वो ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने भी LLM किया हुआ है, तो जूनियर्स आते हैं, गाइडेंस बिल्कुल वगैरह ऐसे लेते ही हैं। है आप मुझसे उन्होंने पूछा कि स्टूडेंट लोन वो लेना चाह रहे थे, तो वो जिस अदारे से स्टूडेंट लोन लेना चाह रहे थे, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट था, उन्होंने ECI भी ECI भी मांगी। मांगी होगी अब वहाँ लाजमी। पे आपकी ECI भी ख़राब होगी, तो आप नेगेटिव आपको है तो आप वहाँ से लोन नहीं स्टूडेंट ले लोन नहीं सकते, मिलेगा, स्टूडेंट लोन नहीं मिलेगा। वीज़ा नहीं मिलेगा आपको। बहुत सारी कंट्रीज आपको वीज़ा नहीं देती बैड क्रेडिट हिस्ट्री पे। एम्बेसीज मांगती हैं ECI ऑन भी। अराइवल जिन कंट्रीज में वीज़ा है ना, तो वहाँ पे आपकी ECI भी देखी जाती है। अच्छा, जी, ऑन अराइवल जिन कंट्रीज में आपका वीज़ा है, लाइक कतर है मेरे ख्याल से, कतर है, पाकिस्तान, मालदीव्स है, और अब वहाँ पे तो आपकी, सऊदी भी हो गया। जी वहाँ पे आपकी जो है क्रेडिट हिस्ट्री देखी जाती है। अगर तो नेगेटिव है तो आपका वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस हैं। ठीक 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 ठीक, जी, यानी काफ़ी सीरियस क्योंकि सिचुएशन। बस मैंने आपको बताया ना कि पाकिस्तानी अवाम इतनी अवेयर नहीं है। पाकिस्तानी अवाम इसको बहुत लाइट लेती है, यार देखा जाएगा, जबकि इसके बहुत सारे जो है आफ्टर इफेक्ट्स हैं बैड क्रेडिट हिस्ट्री के। और लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इस तरह के इतने ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स, टीवी पे स्पाइसी न्यूज़ चलाई जा रही होती है, लेकिन इस तरह के एजुकेटिव कंटेंट नहीं चलाया जा रहा बिल्कुल होता ऐसे ही जिसकी है, बिल्कुल ज़रूरत ऐसे ही है। है। सो आई एम रियली होपफुल कि इस प्लेटफॉर्म से काफ़ी सारे लोग एजुकेट होंगे और अपने इंशाल्लाह लोन्स इंशाल्लाह वापस करना शुरू कर लोन देंगे। वापस करना चाहिए, एक ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत देना चाहिए कि यार लोन बेसिकली आपकी लाइबिलिटी है, वो आपको पे करनी है। कर्जा, और इसका तो इस्लाम में भी कितना सख्त, कर्जा तो शहीद को भी माफ़ नहीं है। बिल्कुल ठीक है, ये कहा जाता आपको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो वाकई यही बात है कि आप कर्जा तो शहीद को भी माफ़ नहीं है। है। और हम अगर अपने आप को एक इस्लामिक रिपब्लिक, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कह रहे हैं और नाम उसमें की है बस। रहते हुए मुसलमान अपने आप को कह रहे हैं, तो कम से कम आपके, चलें आप नहीं भी मुसलमान और भी मज़ाहिब के लोग रह रहे होंगे, एक ज़िम्मेदार शहरी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऊपर कि कि आप, आपको अपना जो अगर लोन है वो नहीं पे आप करना वापस कर चाहिए। सकते तो आई नो, आपने ही बताया और मुझे वैसे भी पता है कि बैंक्स फैसिलिटेट करते हैं आपको। बहुत सारी ऑप्शंस देते हैं बैंक, आपको सेटलमेंट के ऑप्शन देंगे, या बैंक इवन ये कहेगा कि यार जो मेरा मार्कअप है, जो बेसिकली उसकी जो जेन्युइन इनकम है, वो कहेगा यार आप उसको छोड़ दें, जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो मेरी वापस कर दें। वो वापस कर दें। ठीक है, और उसकी भी इंस्टॉलमेंट्स बना रहे हैं, लेकिन लोग वो भी नहीं करते। बल्कि इसमें आप ये देखें कि अगर एक किसी बंदे ने 2003 में 10 लाख रुपए लिए, ठीक है, फ़र्ज़ करें 1 मिलियन उसने 2003 में लिया है, बैंक 2023 में भी उसको कहेगा यार तुम मिलियन ही वापस कर दे। जबकि आप इन्फ्लेशन देखें, आप इस हिसाब से इन्फ्लेशन देखो, देखें हाँ कि उस बिल्कुल। टाइम का 10 लाख आज के 1 करोड़ के बराबर होगा तकरीबन। ठीक है, उस टाइम का 1 मिलियन आज और के वो तो 10 मिलियन के बैंक का बराबर राइट है। है, बैंक का बिल्कुल लेकिन स्ट्रेट बैंक फॉरवर्ड राइट कहता है है वो। यार कि तुम छोड़ो, तुम बस मेरा मार्कअप भी छोड़ दो, मेरी इनकम भी छोड़ दो, जो मेरा उस टाइम 1 मिलियन लिया था वो 1 आप मिलियन ही वापस कर वो दो। 1 मिलियन आज की डेट में वापस कर दो, वो भी इंस्टॉलमेंट्स के तौर पे कर दें, लेकिन नहीं करते लोग। साकिब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। बहुत इंफॉर्मेटिव कंटेंट, आई एम श्योर वी वर एबल टू जनरेट प्रिटी इंफॉर्मेटिव इंशाल्लाह कंटेंट, और काफ़ी आपके साथ बात करके सीखने को भी काफ़ी चीज़ें मिली। आई एम रियली होपफुल कि हमारे व्यूअर्स को भी काफ़ी इंशाल्लाह सीखने को मिला होगा इस एपिसोड से। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।